Hello everyone, my name is Bhavna Tanwar and today we will be studying topic 1 of the TPA, that is movable and immovable property. इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल होती है और कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल होती है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी इमूवेबल है, मूवेबल है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी पे हमारा दूसरा एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो एप्लीकेबल है। तो हमें ये जब भी पता चलेगा कि टीपीए एप्लीकेबल है या नहीं, जब हमें पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है। तो हमें जानने के लिए कि प्रॉपर्टी इमूवेबल है वी हैव टू रेफर टू 3 सेक्शन। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारा सेक्शन 3 ऑफ टीपीए है, जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जो हमें थोड़ी वेग सी डेफिनेशन देता है, कंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं देता है। वो हमें बस बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं है। Then we have to refer to section 3 of General Clauses Act or section 2 Indian Registration Act to know what is the difference between movable और immovable property. Along with this कुछ precedents भी laid down हुए हैं, कुछ doctrines और rules बताए गए हैं cases में, जैसे कि हम 3 cases पढ़ेंगे, शांताबाई केस, then बामादेव केस और Duncans industry case. So moving ahead. So now to understand what is immovable property, we will look at section 3 of the TPA. TPA हमारा मेन और स्पेशल एक्ट है जिसका सेक्शन 3 जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इट टेल्स अस what immovable property does not include. So वो हमें बताता है कि immovable property does not include standing timber. Timber is something that is used for building houses, construction, buildings, इन सब चीजों में यूज होता है. Then growing crops जैसे कि ज्वार, बाजरा, sugarcane and grass. So immovable property 3 चीजें नहीं है, standing timber, growing crops और grass. So इसका मतलब क्या है कि standing timber, growing crops and grass are movable property. उसके बाद ये सेक्शन 3 हमें बताता है कि अटैच टू अर्थ का मतलब क्या है, क्योंकि अटैच टू अर्थ जो भी चीज होगी दैट मीन्स वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है. सो इट टेल्स अस 3 थिंग्स इन अटैच टू अर्थ. अटैच टू अर्थ मीन्स रूटेड इन द अर्थ, जो अर्थ में रूटेड है, एज इन केस ऑफ ट्रीज, शर्ब्स, रूटेड इन द अर्थ. देन एम्बेडेड इन द अर्थ, एम्बेडेड जैसे कि वॉल्स, बिल्डिंग्स, ये हमारे एम्बेडेड इन द अर्थ है. थर्ड है अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच. मतलब कोई चीज उस चीज से अटैच होना जो एम्बेडेड है और वो चीज परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी विंडोज होती हैं, वो दे आर अटैच टू समथिंग विच इज एम्बेडेड इन द अर्थ, उस चीज से वो अटैच्ड है, और वो रूम है उसके परमानेंट बेनिफिशियल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज असेंशियल फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच. जिस चीज से अटैच्ड है ना उसके परमानेंट बेनिफिशियल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टैप्स. टैप्स आर embedded to walls, ठीक है, और walls are embedded in the earth and that are necessary for the permanent beneficial enjoyment of that to which is attached. So ये जो सेक्शन 3 है ये हमें सिर्फ ये बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी 3 चीजें नहीं है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, और अटैच टू अर्थ के मीनिंग बताता है ए, बी और सी करके. लेकिन ये डेफिनेशन हमारे अपने आप में कंक्लूसिव नहीं है, इसलिए हमें और भी डेफिनेशंस को रिफर करना होगा. So now we look into section 3 of the General Clauses Act. जो हमारा जनरल एक्ट है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन भी है. So उसका क्लॉज 26 tells us कि immovable property shall include land, मतलब जो हमारी धरती है, benefits arise out of land, जो भी हमें benefits मिल रहे हैं लैंड से, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स, एंड देन थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो अर्थ से चीजें अटैच हैं जैसे वॉल्स, बिल्डिंग्स, और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, और परमानेंटली फास्टेंड है उस चीज से जो अर्थ से अटैच है, जैसे कि हमारे प्लग्स होते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं, दे आर अटैच टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ. सो ये डेफिनेशन थोड़ी रेपिटेटिव है टीपीए की डेफिनेशन से ही कुछ सेंस में. सो इसके बाद ये डेफिनेशन भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सो इसलिए हमें सेक्शन 2 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को रेफर करना होगा, जिसका क्लॉज 6 टेल्स अस कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड,
बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस मतलब जो आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्टगेज राइट्स हैं, जो रेंट आपको मिल रहा है, दैट ऑल्सो बिकम्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक बिल्डिंग से आपको रेंट आ रहा है और जब आप दूसरे इंसान को वो ट्रांसफर करोगे तो रेंट ऑल्सो बिकम्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड, राइट ऑफ वेज, मतलब जो ईजमेंट राइट्स है, मतलब आपको आपकी बिल्डिंग के बाहर कोई वे है, जाने के लिए कोई वे है, तो दैट इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन लाइट्स जो हैं, देन इसके बाद फेरीज एंड फिशरीज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बाइंग सम पॉन्ड एंड तो पॉन्ड आप बाय कर रहे हो तो उसके अंदर की जो फिशरीज हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये अंडरस्टूड है कि आपको फिशेस भी जो उसके अंदर है वो भी मिलेंगी, क्योंकि वो बेनिफिट है जो लैंड से अराइज हो रहा है। इसमें हम प्रॉफिट अप एंट्री अप्लाई करेंगे जो हम आगे भी पढ़ेंगे। बेसिकली जो भी लैंड से बेनिफिट अराइज होता है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। और एनी अदर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, बट इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। सो ये भी रेपिटेटिव है सेक्शन 3 के लास्ट वाली लाइन। सो इन द अगर हम टोटल देखें तो हमें पता चलता है कि डिफरेंट चीजें हैं जो हमें फुलफिल करनी होंगी किसी भी प्रॉपर्टी को इमूवेबल रिकॉर्ड करने के लिए। सो 3 चीजें क्लियर हैं कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो अटैच टू अर्थ है, परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ है, और बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है। ठीक है, सो ये सब चीजें हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सो ये तीनों डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें एग्जाम्स में लिखना बहुत जरूरी है टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। So along with the sections, there are some other important factors also which are important to determine whether the property is movable or it is immovable property. The first one is doctrine of fixtures. Doctrine of fixtures Latin maxim पे based है जो कि है qui quid planeter solo cadet. It means whatever is attached to a land becomes part of the land. मतलब कोई भी चीज अगर लैंड से बहुत ज्यादा अटैच्ड है तो वो लैंड का ही पार्ट बन जाती है। इसमें हम दो चीजें देखते हैं, मोड ऑफ अटैचमेंट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे टैप्स हैं वो हमारे अटैच है लैंड से, वो इतने ज्यादा लैंड से अटैच है, डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्चर्स हमारे डिग्री ऑफ एनेक्सेशन देखती है, हमारे बहुत ज्यादा लैंड से अटैच है, किस मोड से अटैच करे हैं, दे आर सीमेंटेड इन द वॉल। ठीक है, सो और अगर हम उन्हें हटाएंगे तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, तो हमारी वॉल को डिस्ट्रॉय हो सकता है, उससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लासरूम है, उसमें ब्लैक बोर्ड है, सो अगर ब्लैक बोर्ड स्क्रूज से लगा हुआ है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हमारा ब्लैक बोर्ड सीमेंटेड है वॉल में, सो इट बिकम्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका मोड ऑफ अटैचमेंट क्या है, सीमेंटेड है। दूसरा, अगर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिटैचमेंट क्या है कि अगर हम उसे हटाएंगे तो हमारी वॉल डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, तो हम इसमें दो चीजें देखते हैं कि मोड ऑफ अटैचमेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स डिटैचमेंट। सो इट इज डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्चर्स की जो भी चीज लैंड से बहुत ज्यादा अटैच होती है वो लैंड का ही पार्ट बन जाती है। नाउ सेकेंड इज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। इसमें हम देखते हैं कि जो पार्टीज है उसका क्या इंटेंशन था उस चीज को लगाने के वक्त, क्या उनका इंटेंशन इज द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द हाउस और बिल्डिंग था या फिर टेम्परेरी था। अगर इट इज फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट देन इट बिकम्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदरवाइज इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल जो विंडोज है, डोर्स हैं, वो परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए होते हैं। कि अगर डोर्स और विंडोज नहीं होंगे तो एक रूम तो इज लाइक अ बॉक्स ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डोर्स, विंडोज। तो विंडोज क्या है, हमारे परमानेंट बेनिफिशियल के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रूम में लाइट है, दैट इज फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। ठीक है, सो इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब दूसरी साइड अगर हम देखें एसी, एसी हमारा परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता, उसके विदाउट ऑल्सो वी कैन लिव, सो इट इज ओनली फॉर अ टेम्पररी एंजॉयमेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे इंटेंशन क्या था पार्टीज का उसे लगाते वक्त, उससे हमें पता चलेगा वेदर द प्रॉपर्टी इज मूवेबल एंड इमूवेबल। नेक्स्ट we have to look at the degree of annexation. ये doctrine of fixture से related है। डिग्री देखेंगे, if the thing is so annexed to a land that it cannot be removed from its place without damage to the land, it is to be regarded as annexed in perpetuity.
वो परपेचुइटी में अनेक्स्ड मानी जाएगी, मतलब वो हमेशा के लिए उसमें अटैच हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी क्लासरूम की चेयर्स को देखें, सो दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी। बट अगर हम देखें सिनेमा हॉल्स की चेयर्स को, वो सीमेंटेड होती है फ्लोर के साथ, तो उनका डिग्री ऑफ एनेक्सेशन मतलब कितनी अटैच है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम उन्हें हटाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है लैंड को, उस प्रॉपर्टी को। सो हम दे आर कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑल्सो वाटर पाइप्स, उनका डिग्री ऑफ एनेक्सेशन इज अलॉट, सो दे आर रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अपेंड्रे। प्रॉफिट अपेंड्रे इज द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। जो भी लैंड से हमें साथ में बेनिफिट मिलते हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाते हैं। जैसे कि फिशरीज है, अगर हमें किसी पॉन्ड से फिशरीज मिलती हैं तो दे आर प्रॉफिट अपेंड्रे। प्रॉफिट अपेंड्रे मतलब बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। राइट टू गेज कैटल, कोई हम लैंड ले रहे हैं उस पर कुछ भी है, अगर ग्रास वगैरह है तो राइट टू गेज कैटल भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये हमारी इंटेंजिबल और कॉर्पोरियल राइट्स, इंटेंजिबल और इनकॉर्पोरियल राइट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि राइट टू वर्क इन अ माइन, राइट टू कलेक्ट रेंट, अगर हमारा कोई सी है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के राइट्स, ये सब हमारा प्रॉफिट अपेंड्रे है। लेकिन क्रॉप्स वगैरह इसका पार्ट नहीं है क्योंकि टीपीए उन्हें पहले ही एक्सक्लूड कर देता है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास वो प्रॉफिट अपेंड्रे हैं, लेकिन दे आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, दे आर एक्सक्लूडेड बाय सेक्शन 3 ऑफ टीपीए। ठीक है, तो ये चारों चीजें along with the sections we need to take into account to determine whether the property is movable or it is immovable. So now we'll look into the cases. The first case is Shantabai versus State of Bombay. It is decided in 1958 by Honorable Justice Vivian Bose. So इस केस में क्या होता है, एक जमींदार हस्बैंड होता है, वो एग्जीक्यूट करता है एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो लीज बोलता है वो, और अपने वाइफ की फेवर में, विच गेव हर राइट टू एंटर अपॉन द लैंड। वो लैंड पे आ सकती है और कुछ जो ट्रीज होते हैं जैसे कि बैम्बू, फ्यूल वुड और टीक, इन्हें कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि और ट्रीज को आप कट नहीं कर सकते हो। लीज क्या होता है कि हम कुछ टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी को देते हैं फॉर सर्टेन पेमेंट, उसे उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। ठीक है, सो वो अपनी वाइफ को देता है, फॉर 12 ईयर्स देता है उस डीड को, और 26,000 रुपीज में। लेकिन क्या होता है, वाइफ काटना शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है, 1950 में मध्य प्रदेश अबॉलिशन ऑफ प्रोपेट्री राइट्स एक्ट पास होता है, विच स्टॉप्ड हर, जो शांताबाई है वाइफ, ट्रीज काटने से स्टॉप कर देता है। फिर वो क्या करते हैं, वो डिविजनल ऑफिसर के पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं टू अलाउ हर टू वर्क इन द फॉरेस्ट। हाउएवर द रिक्वेस्ट वाज डिनाइड। बाद में वो पेटिशन फाइल करती है कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 of the Constitution. She says कि it is violation of her fundamental right to work, और फिर वो केस फाइल करती है। So कोर्ट के पास इश्यू होते हैं कि फर्स्ट इश्यू इज कि जो डॉक्यूमेंट है वो लीज अग्रीमेंट है या फिर लाइसेंस अग्रीमेंट है। दूसरा इश्यू होता है कि वेदर इट इज अ ग्रांट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड कि स्टैंडिंग टिम्बर और ट्री में क्या डिफरेंस होता है। So now court certain observations देता है अपनी. So now we'll look into those observations. So court says that the document का जो टाइटल है that is lease deed, but वो अपने आप में कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि जो नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे कुछ और लेबल कर जो कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है उसका कंप्लीट बियरेंस होता है कि डॉक्यूमेंट क्या है। सो कोर्ट डॉक्यूमेंट को स्टडी करती है और बोलती है कि जो क्लॉज 7 ऑफ द डीड है, इट मेक्स इट वेरी क्लियर कि लेडी के पास जो है वो सिर्फ राइट ऑफ ऑल्टरेशन होता है, वो उसे कोई भी मैनेजमेंट या पोजेशन का राइट नहीं देती है। क्लॉज 5 सेज ओनली अ लीज ऑफ फॉरेस्ट वुड इज गिवन टू यू। सो कोर्ट सेज जो लीज होती है उसमें लेस कंट्रोल होता है और ग्रेटर पोजेशन होता है। सो इसमें तो पोजेशन नहीं होता है, इसमें ओनली यू हैव अ राइट टू कट सर्टेन ट्रीज, कुछ ही ट्रीज आप काट सकते हो और उन्हें काट कर ले जा सकते हो। सो कोर्ट सेज दैट इट इज नॉट अ लीज एग्रीमेंट, इट इज अ लाइसेंस एग्रीमेंट। सेकेंड इश्यू में कोर्ट देखता है कि जो सेक्शन 3 ऑफ टीपीए है उसमें स्टैंडिंग टिम्बर का एक्सक्लूजन है, टिम्बर ट्रीज का एक्सक्लूजन नहीं है।
और जो सेक्शन 3 है जनरल क्लॉजेस एक्ट का, वो बोलता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रीज इमूवेबल प्रॉपर्टी है बिकॉज वो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है। सो दोनों डेफिनेशन की कंबाइंड रीडिंग कर अगर हम देखें, सो जो ट्रीज हैं दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर। सो अब कोर्ट बोलता है कि जो ग्रांट है वो 12 ईयर्स के लिए है, क्या 12 ईयर तक काट सकते हो पेड़। 12 ईयर्स का इसलिए कि उस टाइम तक पेड़ उतने बड़े हो जाएंगे कि वो काट सके, हम उन्हें यूज कर सके। टिल दैट टाइम जो ट्रीज हैं वो कंटिन्यू करेंगे नरिशमेंट सॉइल से डिराइव करना। सो कोर्ट बोलता है दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर डिराइविंग नरिशमेंट फ्रॉम द सॉइल। लेकिन कोर्ट फिर बोलता है जो और ट्रीज हैं जो स्टैंडिंग टिम्बर है, उनका इंटेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ अर्ली डेट जो है, डॉक्यूमेंट के डेट के टाइम से उनका इंटेंशन ही, उन्हें इंटेंशन टू फेल था, उन्हें गिराने का ही इंटेंशन था, इंटेंशन ऑफ सीवेरेंस था। सो कोर्ट बोलता है कि जो वो वाले ट्रीज हैं जो स्टैंडिंग टिम्बर है वो मूवेबल है, और जो दूसरे ट्रीज हैं जो सॉइल से नरिशमेंट डिराइव कर रहे हैं दैट आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो देन द कोर्ट सेज कि कोई भी फंडामेंटल राइट का ब्रीच नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का ब्रीच हो सकता है। इट इज एब्सोल्युटली अ पर्सनल राइट दैट इज अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज नो ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट। जो स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं वो अमेंड करे जा सकते हैं, सो फंडामेंटल राइट का ब्रीच नहीं है। देन कोर्ट फाइनली सेज कि सबसे पहले कोर्ट बोलता है कि दिस इज अ लाइसेंस एग्रीमेंट ऑफ 26,000 विच मीन्स कि उसका रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक अनरजिस्टर्ड लीज डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, सो कोर्ट बोलता है कि सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, और बीइंग अनरजिस्टर्ड ये पेटिशनर को कोई भी राइट नहीं देती है। देयरफॉर द पेटिशन इज डिसमिस, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड थी इसलिए उन्हें कोई भी राइट नहीं मिला, एंड शांताबाई लॉस्ट द केस। Now we will look into the second case, that is Bamdev Panigrahi versus Monorama Raj 1974. So in this case जो plaintiff का husband होते हैं वो mortgage लेते हैं एक land पे, क्योंकि उन्हें touring cinema run करना होता है। So mortgage मतलब आप कोई land गिरवी ले रहे हो, किसी गिरवी रखना मतलब किसी चीज को उसके बदले में कुछ लेना। सो उसपे वो क्या करते हैं कि कुछ चीजें इंस्टॉल करते हैं, कुछ इक्विपमेंट जैसे कि प्रोजेक्टर, डीजल ऑयल, ये सब, और उसपे एक टेम्पररी सिनेमा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द कुमार टूरिंग टॉकीज। सो वो ट्रस्ट से, आउट ऑफ ट्रस्ट, अपने जो डिफेंडेंट होता है उसका फ्रेंड, उसे वो सिनेमा देते हैं कुछ टाइम के लिए टेक केयर करने के लिए। लेकिन जो डिफेंडेंट होता है वो क्या करता है, वो एक कॉन्स्पिरेसी करता है, और जो मॉर्टगेजर होता है उसके साथ मिलकर कोल्यूट कर मॉर्टगेज को अपने नाम में रजिस्टर करवा लेता है। बाद में जो हस्बैंड है कि वो एप्लीकेशन फाइल करता है ये डिक्लेयर करवाने के लिए जो मॉर्टगेज है वो उसकी है, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी वाइफ सूट फाइल करती है फॉर द रिकवरी ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी और इक्विपमेंट उसे दिए जाए कि वो उसके हस्बैंड के थे, वो सूट फाइल करती है। सो कोर्ट के पास दो इश्यूज होते हैं, whether the suit relates to immovable or movable property. Second, whether the suit of recovery is barred by the limitation period or not. So सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि limitation period of filing the suit क्या है। तो movable property की केस में limitation period maximum 3 years का है। आप 3 years के अंदर ही suit फाइल कर सकते हो movable property के केस में। And in the case of immovable property, the limitation period of filing the suit is for 12 years. Maximum 12 ईयर्स के पीरियड तक ही आप सूट फाइल कर सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। सो हमें इसमें जानना है कि प्रॉपर्टी इमूवेबल थी या मूवेबल थी, कि ताकि पता लगे अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो सूट फाइल करने का टाइम निकल चुका है, अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो सूट मेंटेनेबल है और वो फाइल हो सकता है। सो हमें इस केस में यही देखना है कि वो मूवेबल है या इमूवेबल। So in this case, court looked at various definitions. Court looked at the definition of PPA, Indian Registration Act, and General Clauses Act. And finally, court says that the things attached to earth or permanently fastened to anything attached to earth are immovable property. लेकिन present case में जो machinery और accessories हैं
वो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसी भी सेक्शन में। सो कोर्ट सेज कि अब हमें नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द अटैचमेंट देखना पड़ेगा। क्या इंटेंशन था, क्या ऑब्जेक्ट था उसे अटैच करने का, वो देखना पड़ेगा टू डिटरमाइन वेदर इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली कोर्ट इस केस में दो इंपॉर्टेंट टेस्ट ले डाउन करती है। फर्स्ट इज व्हाट इज द इंडेंटमेंट ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीनरी। इंडेंटमेंट मतलब इंटेंशन क्या था, वो इंपॉर्टेंट है कि जब इंस्टॉल करी गई थी मशीनरी उसका इंटेंशन क्या था। क्या इंटेंशन बेनिफिशियल इंजॉयमेंट, बिल्डिंग का बेनिफिशियल इंजॉयमेंट था, लैंड का बेनिफिशियल इंजॉयमेंट था, या उस मशीनरी का इंजॉयमेंट था। क्या सिर्फ हमें मशीनरी को यूटिलाइज करना था या लैंड को भी यूटिलाइज करना था। अगर सिर्फ मशीनरी को यूटिलाइज करना था देन तो इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर लैंड, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर जिससे वो अटैच है उसे भी यूटिलाइज करने का इंटेंशन या फिर ऑब्जेक्ट है देन इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड द सेकेंड टेस्ट इज द डिग्री एंड मैनर ऑफ द अटैचमेंट, मतलब किस लेवल तक वो अटैच है। क्या डिग्री ऑफ एनेक्सेशन ज्यादा है या कम है, उस पर डिपेंड करेगा। मैनर क्या है अटैचमेंट का, डिटरमाइन करेगा वो कि प्रॉपर्टी इमूवेबल है और मूवेबल है, जो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्चर्स भी बताता है। सो कोर्ट बोलता है कि जहां पर मशीनरी और लैंड अलग अलग इंसान को बिलोंग करती है, अलग अलग इंसान को बिलोंग करते हैं, तो ये माना जाएगा कि इंटेंशन सिर्फ जिस इंसान की मशीनरी है उसका सिर्फ मशीनरी को यूटिलाइज करने का इंटेंशन है, ना कि लैंड को एक्सप्लॉइट करने का इंटेंशन है। लेकिन अगर मशीनरी और लैंड सेम पर्सन को बिलोंग करता है तो ये इन्फर करेगा कोर्ट कि ऑब्जेक्ट जो है वो लैंड को यूज करने का भी है और मशीनरी को यूज करने का भी है। तो इन प्रेजेंट केस जो मशीनरी होती है वो अलग पर्सन की होती है और जो लैंड होता है वो अलग पर्सन का होता है। सो जो इंटेंशन है वो सिर्फ मशीनरी को यूटिलाइज करने का है, ना कि लैंड को यूटिलाइज करने का। सो कोर्ट ऑल्सो लुक्ड इनटू नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो कोर्ट फाइनली सेज जो कुमार टूरिंग टॉकीज है उनके नेम से ही पता चल रहा है कि वो एक टेम्पररी नेचर है। Kumar touring talkie shows that it will be moving from one place to another. The land on which they're installed also belongs to some another person. So the indentment object and the purpose of installing the machinery is to have the beneficial enjoyment of the cinema equipment. उसे इंस्टॉल करने का इंटेंशन सिर्फ उस इक्विपमेंट को यूटिलाइज करना है, ना कि लैंड को यूटिलाइज करना है, और वो लैंड से परमानेंटली अटैच भी नहीं है। सो जो मशीनरी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि उसे सिर्फ हमें बेनिफिशियल इंजॉयमेंट करना है मशीनरी का, ना कि लैंड का। और उसका इंटेंशन भी कोर्ट ने देखा। सबसे पहले कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से देखा कि इसका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन हमारा है बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ मशीनरी, देयरफॉर कोर्ट है दैट इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। देयरफॉर अनफॉर्चुनेटली द सूट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन पीरियड, क्योंकि वो 3 इयर्स के लिमिट के बाद फाइल किया गया था। ठीक है, सो अपील वाज अलाउड और वाइफ को फिर मशीनरी वापस नहीं मिली क्योंकि सूट is barred by the limitation period. So now we'll look into the third case, that is Duncans Industry Ltd versus State of UP. So इस केस में जो कंपनी होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट ऑफ सेल एग्जीक्यूट करती है जिसमें वो अपना फर्टिलाइजर बिजनेस एज इन वेयर इज ट्रांसफर करती है दूसरी कंपनी को। सो जो फर्टिलाइजर बिजनेस होता है इसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब चीजें इंक्लूड होते हैं, पूरा फर्टिलाइजर बिजनेस होता है। सो बाय एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वो ट्रांसफर करी जाती है। सो उसके बाद वो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करते हैं और रजिस्ट्रार उससे कोर्ट में लाता है, बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट है इट इज नॉट कंप्लाइड विद द स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। सो एपेलेंट बोलते हैं, कंटेंट करते हैं कि जो इंटेंशन ऑफ द पार्टी है उस पर हमें फोकस करना है। और इंटेंशन ऑफ द पार्टी था कि जो हम प्लांट है और मशीनरी है उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह सेल कर रहे हैं, जो लैंड है उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह सेल कर रहे हैं। तो दोनों चीजें को हम सेपरेट करके सेल कर रहे हैं। देयरफॉर जो वैल्यू ऑफ द मशीनरी है वो करेक्ट तरीके से कंसिडर नहीं की गई है, उसे हम पूरा इमूवेबल नहीं मानेंगे, वो कंपनी बोलती है। दूसरी साइड जो स्टेट होता है वो कंटेंट करता है कि जो एग्रीमेंट था उसमें हम पूरा
जो फर्टिलाइजर बिजनेस ट्रांसफर किया गया था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इंक्लूड है। जो डॉक्यूमेंट है इट क्लियरली शोज दैट द इंटेंशन ऑफ द वेंडर वाज टू ट्रांसफर ऑल द प्रॉपर्टीज। कोर्ट सेड कि वो पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सो बेसिकली इसमें जो कंपनी है वो दोनों को सेपरेट इसलिए सेल कर रही होती है क्योंकि स्टैम्प जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इस पे कम स्टैम्प ड्यूटी लगता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो उन्होंने मतलब थोड़ा फिशी तरीके से थॉट कि हम सेपरेट सेल करेंगे, कि उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी को अलग इंटेंशन है सेल करने का और उसे इमूवेबल की तरह सेल करने का इंटेंशन है। लेकिन स्टेट बोलता है कि वो पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रॉपर्टी है। मशीनरी भी उसमें इंक्लूडेड है, वो बहुत ज्यादा अटैच है लैंड से। सो कोर्ट के पास बेसिकली इश्यू होता है कि डिटरमाइन करना कि वेदर जो प्रॉपर्टी है, जो फर्टिलाइजर बिजनेस है, जो मशीनरी है, देयर इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। So court took into consideration two things. Firstly, the intention of the party who embedded the machinery, जिन्होंने मशीनरी embed करी थी उनका क्या intention था, और second, the intention of the party who are alienating the machinery. So court ने देखा कि जो intention था क्या वो permanent embed करने का intention है, इंटेंशन था या टेम्पररी के लिए था। सो कोर्ट सेड दैट द मशीनरी विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द फर्टिलाइजर बिजनेस वर परमानेंटली एम्बेडेड। सो उनका इंटेंशन था कि हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री को रन करें। विदाउट मशीनरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री ही रन नहीं हो सकती है। उसका पर्पस ही था कि हम उसे परमानेंटली उसमें लगाए रखें। जब एम्बेड करी थी तो पार्टी का इंटेंशन ये नहीं था कि हम उसे रिमूव करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द फ्यूचर। इन इट्स वेरी नेचर its use, it was necessary that these machinery are permanently fixed to the ground. Also जो वो machineries fixed हैं वो permanently embedded है, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्चर्स एप्लीकेबल है। डिग्री ऑफ एनेक्सेशन बहुत ज्यादा है, अगर हम उन्हें रिमूव करेंगे तो जो मशीनरी है और लैंड है उसको भी डैमेज हो सकता है। फैक्ट्स ऑल्सो शोज दैट द पर्पस फॉर विच द मशीनरी वॉज एम्बेडेड वॉज टू यूज द प्लांट एज अ फैक्ट्री। हमें उसे पूरी फैक्ट्री की तरह यूज करना था फॉर मैन्युफैक्चरिंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कोर्ट ऑल्सो सेज दैट द डीड के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज इज वेयर इज, मतलब जैसा है हम वैसा ही फर्टिलाइजर बिजनेस आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसमें हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं फर्टिलाइजर बिजनेस के साथ साथ। सिर्फ लैंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उस फैक्ट्री का पर्पस ही ये है कि उसमें मशीनरी हो तभी वो यूटिलाइज हो सकता है उसके ट्रू नेचर में। ऑल्सो अगर हम प्रैक्टिकल वे से देखें तो कोर्ट सेज कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज कि हम लैंड को और मशीनरी को अलग अलग करके बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बस कोर्ट सेज कि जस्ट टू रिड्यूस द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ लैंड को इंक्लूड कर रही है, लेकिन लैंड के साथ मशीनरी भी ट्रांसफर हो रहा है। कोर्ट सेज कि मशीनरी को अलग से मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह सेल नहीं कर सकते हैं, वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रॉपर्टी है। जो फर्टिलाइजर बिजनेस है मशीनरी उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोर्ट हेल्ड दैट व्हाट इज कन्वेड अंडर द डीड इज नॉट अ लैंड बट द एंटायर फर्टिलाइजर बिजनेस, जिसमें प्लांट, मशीनरी सब कुछ इंक्लूडेड है। सो कोर्ट ने दो चीजें देखी, सबसे पहले इंटेंशन ऑफ द पार्टी और दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्चर्स। इन दोनों को कोर्ट ने कंसिडर करा और बोला कि जो पूरा फर्टिलाइजर बिजनेस है दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, जिसमें सब कुछ चीजें इंक्लूडेड हैं, और सो द अपील वाज डिसमिस्ड।